हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं यूजीसी नेट 2024 दिसंबर का पेपर। ये पार्ट 4 रहने वाला है और इससे पहले के जो 3 पार्ट्स हैं मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। नहीं देखा है तो अभी जाके पहले उसको फिनिश करो और उसके बाद फिर यहाँ पर आकर नेक्स्ट आगे से स्टार्ट करना। ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज 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 सब्सक्राइब टू इट, एंड if you like the videos please like and comment also. In today's video, we will start with question number 111. Which of the following crimes are included in the typologies of crime? तो typology में मतलब हम types के बारे में बात कर रहे हैं कि crime की typology में हम किन types की बात करते हैं। crime के types basically हम पूछ रहे हैं। Options क्या है आपके पास? violent crime, crime against property, white collar and corporate crime, hate crime, common crime। तो अभी क्या है 5 ऑप्शंस हैं आपके पास और इनमें से आपको देखो मिनिमम 3 या 4 ऑप्शंस आपको चूज करने हैं। तो टाइपोलॉजी में देखो वायलेंट क्राइम का एक कैटेगरी आता है जिसमें आपके मर्डर हो गया, रेप हो गया, इस तरीके से आपके वायलेंट क्राइम आ जाता है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। देन क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। देन व्हाइट कॉलर एंड कॉर्पोरेट क्राइम, ये भी कैटेगरी है क्राइम की। देन हम बात करते हैं हेट क्राइम की, यस इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्राइम। देन कॉमन क्राइम ऐसा कुछ तो नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका रहने वाला है ए बी सी डी जिसमें, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये नॉट लिखा हुआ है, यानी कि हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक ढूंढना है इसमें से। ऑप्शंस क्या है आपके पास? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक और क्लस्टर, ये तीनों क्या है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आपका आ जाता है कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। इसमें आपके पास 2 लिस्ट है। फर्स्ट लिस्ट के अंदर आपके पास एक्सप्लेनेशन है एंड लिस्ट 2 के अंदर उसको ही डिफाइन किया हुआ है, तो इसके लिए एक सिंगल टर्म यूज किया है बेसिकली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज केमिकल्स दैट इनेबल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस विद इन द ब्रेन। ऐसे केमिकल्स जो ब्रेन के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को इनेबल करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा आपका? न्यूरो ट्रांसमीटर्स। देन प्रिमिटिव एंड इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ये जो होता है वो है आपका इड। ये इड ईगो सुपर ईगो जो सिगमंड फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट है। तो जो इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर होता है वो आपका हो जाता है इड, इट इज बी। फिर आ जाता है आपका रियलिटी प्रिंसिपल। रियलिटी प्रिंसिपल बात करता है ईगो के लिए, ईगो जो है रियलिटी प्रिंसिपल में है आपका। देन इंटरनलाइज्ड मोरल एंड सोशल स्टैंडर्ड्स, जो कि मोरल वैल्यूज की बात करता है, वो है सुपर ईगो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो होने वाला है वो है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ए सेकंड, बी थर्ड, सी फर्स्ट एंड डी फोर्थ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। विच अमंग द फॉलोइंग आर सॉफ्टवेयर फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस पूछा है, क्वांटिटेटिव नहीं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो एक तो एनवीवो है, ठीक है। उसके अलावा और क्या है? आर सॉफ्टवेयर तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, और ये है NUDIST, ये है आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए। SPSS क्वांटिटेटिव के लिए यूज होता है, एंड पाइथन अगेन कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एंड सी ओनली, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 115। द कॉन्सेप्ट ऑफ विक्टिम प्रेसिपिटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। विक्टिम प्रेसिपिटेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इनमें से किसने दिया था? मार्विन वुल्फगैंग, हैंस वॉन हेंटिग, वॉकेट और हॉपकिंस बुर्के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो मार्विन वुल्फगैंग है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 116। विच अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद सब कल्चरल थ्योरी। तो यहाँ पर आपको कुछ नाम दे रखे हैं और पूछा है कि सब कल्चरल थ्योरी से इनमें से कौन कौन रिलेट करता है। अब सब कल्चरल थ्योरी के अंदर जो है बहुत सारे नाम आते हैं, जिसमें अल्बर्ट कोहेन का नाम आता है, वॉल्टर मिलर का नाम आता है, चार्ल्स मूरे का नाम आता है। तो इन सब में अलग अलग, क्लोवर्ड ओहलीन का नाम आता है।
तो इन लोगों ने क्या करा, अलग अलग सब कल्चरल थ्योरीज के बारे में बात करी। तो जैसे अल्बर्ट कोहन ने स्टेटस फ्रस्ट्रेशन थ्योरी के बारे में बात करी, क्लोवर्ड होलिन ने 3 टाइप्स ऑफ डेविएंट सब कल्चर्स के बारे में बात करी। देन वॉल्टर मिलर ने बताया कि वर्किंग क्लास का के से रिलेटेड जो कंसर्न है उसके बारे में बात करी। तो इसमें क्या है कि सब ने सब कल्चरल थ्योरीज के अंदर थोड़ा थोड़ा सा पार्ट जो है लिया था, कंट्रीब्यूशन दिया था सब कल्चरल थ्योरीज में। तो इसमें जो सारे ऑप्शंस हैं वो सभी करेक्ट हैं, दैट इज ए, सॉरी आई एम रियली सॉरी, इसमें जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का इससे कोई लेना देना नहीं है ना। मिलर है, अल्बर्ट कोहेन है, मिडिल क्लास मेजरिंग रॉड है, एंड क्लोवर्ड एंड ओलिन। सो ए बी डी एंड ई विल बी द करेक्ट आंसर। ए बी डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। डिनायल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एसोसिएटेड विद, जहां पर जो पर्सन है वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनाई कर देता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डेविड मज्जा। ठीक है, इसमें ये डेविड मज्जा जो है वो कहते हैं कि कैसे कोई इंडिविजुअल ये जस्टिफाई करता है अपने क्रिमिनल बिहेवियर को, अपना मोरल इंटीग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए वो जो भी उसने कुछ भी गलत किया है उसको वो कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो इसमें वो क्या बोलते हैं कि लोग जो है अपने कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं ताकि अपने गिल्ट को रिड्यूस कर पाए, न्यूट्रलाइज कर पाए। ठीक है, तो ये जो डिनायल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो डेविड मिर्जा ने दिया था। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, who called the offender and victim a penal couple to establish the victim offender relationship। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार किसी ना किसी फॉर्म में पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर। तो पीनल कपल का कॉन्सेप्ट जो जब भी बात आती है पीनल कपल की, तो बेंजामिन मेंडलसन को इसमें माना जाता है कि बहुत रोल इन्होंने प्ले किया है पीनल कपल के बारे में बात करते हुए। यहाँ पे जो कपल टर्म है, कपल जो बात करते हैं वो ऑफेंडर और विक्टिम का जो रिलेशनशिप है उसको कपल बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 119, सीक्वेंस हाउ एन इनमेट प्रोग्रेसेस इन अ जेल। अगर किसी पर्सन को, कोई इनमेट को जेल भेजा जाता है तो वहां पर क्या सीक्वेंस रहता है वर्क का, वो उस बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले होता है किसी कोई इनमेट जो है वो प्रिजन में आता है, दिस विल बी आवर फर्स्ट थिंग। उसके बाद फिर होता है क्लासिफिकेशन ऑफ इनमेट, जिसमें जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होते हैं उनको अलग रखा जाता है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं उनको अलग रखा जाता है, वुमेन्स को अलग रखा जाता है, मेल्स को अलग रखा जाता है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं इनमेट्स का। उसके बाद फिर इनकी ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, इनको ट्रेन किया जाता है, इनको एजुकेशन दिया जाता है जेल्स के अंदर। उसके बाद फिर इनको प्री रिलीज एक्टिविटीज करवाई जाती हैं एंड देन रिलीज कर दिया जाता है। तो ये सीक्वेंस रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म द पर्पस ऑफ रिसर्च। पर्पस ऑफ रिसर्च में इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो आता है, एंड ऑप्शंस क्या है, एक्सप्लोरेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, एप्लीकेशन एंड वैलिडेशन। तो देखो एक रिसर्च को करने के लिए, एक रिसर्च में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक तो पहला हम एक्सप्लोर करते हैं चीजों को, सेकेंड थिंग हम डिस्क्राइब भी करते हैं, है ना, देन एक्सप्लेन करते हैं, देन उसका एप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो देखते हैं, एंड उसकी वैलिडिटी क्या है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें सारे ऑप्शन जो है आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 121, सीक्वेंस हाउ अ केस फिट फॉर कैपिटल पनिशमेंट प्रोसीड्स इन अ सिस्टम। किसी भी एक सिस्टम में अगर कैपिटल पनिशमेंट दी जाती है तो वो किस तरीके से दी जाती है। तो सबसे पहले ट्रायल एट सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट में ट्रायल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर जो भी विक्टिम है या ऑफेंडर है या एक्यूज कह सकते हैं, सॉरी, जो भी एक्यूज्ड है उसको लगता है कि भाई मेरे लिए जो भी जजमेंट आया है वो सही नहीं है, तो वो क्या करता है, अपील करता है। अपील कहाँ करेगा, वो हाई कोर्ट में करेगा ना। सेशन कोर्ट से कहाँ पर जाएगा केस, हाई कोर्ट में जाएगा। उसके बाद फिर कोर्ट, जब हाई कोर्ट में डिसीजन आता है
तो भी अगर वो कहता है कि नहीं जी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस चीज से, तो जी फिर वो अपील करता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को भी अपील करने के बाद उसके बाद क्या होता है कि प्रेसिडेंट का असेंट लेना पड़ता है, ठीक है। सो कैपिटल पनिशमेंट अगर किसी को मिला है तो इस तरीके से प्रेसिडेंट का असेंट भी उधर जरूरी होता है ना, लास्ट स्टेप जो रहेगा वो असेंट बाय प्रेसिडेंट रहेगा। नेक्स्ट इसमें सॉरी इसमें जो ऑप्शन रहने वाला है करेक्ट वो रह जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज DBAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू रेस्टोरेटिव जस्टिस। रेस्टोरेटिव जस्टिस से रिलेटेड इनमें से कौन कौन से टर्म्स हैं। पहला, रिपेयरिंग हार्म, जो ऑफेंडर ने जो भी हार्म विक्टिम को किया है उसको रिपेयर करने का काम है। सेकेंड थिंग, कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ठीक है। अगर हम किसी को रिस्टोर कर रहे हैं वापस तो उसमें कम्युनिटी का भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। थर्ड वन इज होवर्ड जेयर, इन्होंने ही इज नोन एज द ग्रैंडफादर ऑफ रेस्टोरेटिव जस्टिस। इन्होंने जो जस्टिस का फोकस है वो पनिशमेंट से हटाकर हीलिंग, अकाउंटेबिलिटी और रिपेयरिंग हार्म पर कर दिया, तो होवर्ड जेयर उस लिए थे। देन फिर वाननेस प्रिंसिपल बात करता है कि जो रिस्टोरेटिव जस्टिस होता है उसको किस चीज पे फोकस करना चाहिए, हार्म को रिपेयर करने में, जो भी क्राइम की वजह से जो भी उस पर्सन को हार्म हुआ है उस पर फोकस करना चाहिए, रेदर देन सिर्फ ऑफेंडर्स को ही हम पनिश कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं होना चाहिए ना, हमें साथ साथ विक्टिम को भी देखना है, उसको कैसे रिस्टोर किया जाए उस चीज को भी देखना है। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड ABC, आई एम सॉरी दैट इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। सारे ही ऑप्शन जो है इसके करेक्ट हैं, A B C D and E। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ वाइडर सोशल पॉलिसी इज इंटर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर जो क्राइम एंड पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट है वाइडर सोशल पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, सोशल से हम इस वर्ड को कैच करेंगे और फिर यहाँ पर देखेंगे सोशल नॉर्म्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, सॉरी सोशल वैल्यूज वाला कॉन्सेप्ट हो गया, देन आगे आपका बिहेवियरल पैटर्न से रिलेटेड चीजें, एंड देन एक्सेप्टेड नॉर्म। तो BCD दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीक्वेंस हाउ सीजर्स आर मेड विद इन द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में सीजर्स को कैसे किया जाता है। ऑप्शंस क्या है, सर्च फॉर प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम, क्राइम के लिए जो भी प्रोसीडिंग्स है उसको देखो, देन प्रोडक्शन सबमिटिंग टू कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल, देन नॉलेज ऑफ क्राइम बाय पुलिस, सीजर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एंड इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस। ये सारे आपके ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है क्राइम के बारे में, ठीक है। उसके बाद होता है पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सर्च फॉर प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम, क्राइम के जो प्रोसीडिंग्स हैं उसके लिए वो सर्च करती है। देन सीजर ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो भी क्राइम में जो भी चीजें आई हैं उसको सीज कर लेती है, एंड जो भी उन्होंने एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं उनका प्रोडक्शन एंड सबमिटिंग टू कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल। तो ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, CEADB। ये सारे जो है रिलेटेड है किससे, आपके सीजर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, विच अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद ग्रीन टर्मिनोलॉजी। जहां भी वर्ड आपको ग्रीन दिखे इसका मतलब आपको एनवायरमेंट से उसको रिलेट करना है। तो फर्स्ट वर्ड इज इंसर्जेंसी, देन पॉल्यूशन, वेस्ट डंपिंग, भोपाल यूनियन कार्बाइड एंड ट्रोजन हॉर्स। तो इसमें देखो क्या है सीन, देखो इंसर्जेंसी तो बिल्कुल नहीं होगा, पॉल्यूशन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, यस, वेस्ट डंपिंग इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, यस, भोपाल यूनियन कार्बाइड इज ऑल्सो रिलेटेड टू एनवायरमेंटल थिंग, ट्रोजन हॉर्स क्या है, साइबर क्राइम से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं होगा। BCD ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें अगेन आपको दो लिस्ट दे रखी है, ठीक है, इसमें आपको टर्म्स दे रखी हैं, उसको थोड़ा सा ओपन करके दिया हुआ है। तो लिस्ट वन में लिखा है क्राइम नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड जोग्राफिकली, जो क्राइम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं जोग्राफिकली उन्हें क्या कहेंगे, वो कहां पर होंगे, हॉटस्पॉट्स में, ठीक है। देन क्राइम
अगेंस्ट सेम टारगेट, जब सेम टारगेट को जो है उस सेम टारगेट के अगेन जो है क्राइम हो रहा है, तो दैट इज रिपीट विक्टिमाइजेशन। ठीक है। देन सीकिंग ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ ऑफेंडिंग, ऑफेंडिंग के ऑल्टरनेटिव मेथड्स जब हम ढूंढते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। एंड लास्ट वन इज आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी, अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है तो वो क्या करती है, ब्रांडिंग करती है। अब ब्रांडिंग क्या होता है, आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि अभी भी आप देखेंगे कि जो पुराने जमाने की औरतें होती हैं वो अपने हाथ पे जो है इंक से वो अपने पति का नाम लिखवा लेती हैं। अब ऐसा किस लिए किया जाता है, क्योंकि पुराने ज़माने की औरतें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इतनी एम्पावर्ड नहीं होती हैं और उनके खोने का डर रहता है। तो वो क्या करती थी कि अपने पति का नाम रखवा लेती थी, ताकि जिससे कि आइडिया हो जाए कि ये जो पर्सन है वो किससे बिलॉन्ग करता है। तो उसे ही हम ब्रांडिंग कहते हैं। जनरली पुराने टाइम में ब्रांडिंग क्या होती थी कि गरम-गरम लोहे के जो क्या कहते हैं कास्ट्स होते थे, उसको गरम करके और फिर क्या है एनिमल्स के ऊपर लगाया जाता था या फिर लोगों के ऊपर भी लगाया जाता था, ताकि उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, थोड़ा यूनिकनेस दिखाने के लिए यहाँ पर ब्रांडिंग की जाती थी। ठीक है। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। Next question is question number 127. The statement about the punishment that let the punishment should fit the crime was proposed by, जो statement है कि let the punishment should fit the crime, ये किसने दिया था? इसका सीधा सीधा आंसर है सीजर बकेरी, क्योंकि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं और important भी है। Next question is question number 128. Which of the following involves relating a prisoner from the prison into the community under certain conditions for a specified period after the prisoner has served a portion of the prison sentence? इनमें से कौन सी टर्म यूज करी जाएगी जब किसी प्रिजनर को टेम्पररीली रिलीज किया जाता है कम्युनिटी में एक स्पेशल कंडीशन के साथ, और जब वो अपना प्रिजन का कुछ सेंटेंस बिता लेता है उसके बाद? ऑप्शंस क्या है, प्रोबेशन, पैरोल, आफ्टर केयर या कम्युनिटी सर्विस? इसका भी सीधा सीधा आंसर है पैरोल, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। Next question is question number 129. The set of rules governing relations between private parties, including both individuals and organizations, to resolve, control, and shape such personal interactions as contracts, wills, and trust, property ownership, etc. is known as. तो ऐसे rules जो कि क्या बताते हैं, प्राइवेट पार्टीज के रिलेशन को गवर्न करने के लिए हो गया, ठीक है, या फिर पर्सनल इंटरेक्शंस जैसे कि विल्स हो गए, ट्रस्ट हो गया, प्रॉपर्टीज ओनरशिप हो गया, इससे डील करती हैं जो रूल्स, वो कौन से रूल्स होते हैं? सब्सटेंशियल क्रिमिनल लॉ, प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज सिविल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन इज अगेन आपको दो लिस्ट दे रखी है। जब एक्सेसिव लॉगिंग होता है, जब जिसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा खुदाई होना, तो ये जो हो जाएगा आपका एनवायरमेंटल क्रिमिनोलॉजी के अंदर। देन ट्रोजन हॉर्स आपने पहले भी अभी देखा था, तो साइबर क्राइम के अंदर है। गन रनिंग क्या होता है कि जहां पर इलीगली गन्स को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज क्राइम, क्योंकि ये पूरा उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। एंड देन नक्सलिज्म इट इज रिलेटेड टू इंसर्जेंसी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? द रिसर्च एम्स टू टेस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। देखो, हाइपोथेसिस हम तभी किसी रिसर्च में लेकर आएंगे या उसको टेस्ट करेंगे जब हमें उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा, उस रिसर्च टॉपिक के बारे में थोड़ा नॉलेज होगा। जब हम कर ही एक्सप्लोर रहे हैं उस चीज को, तो ऑब्वियसली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में तो हाइपोथेसिस को हम टेस्ट नहीं करते हैं, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट इज द रिसर्च फोकसेस ऑन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम्स। फ्यूचर आउटकम्स क्या होंगे उसको हम प्रिडिक्ट करेंगे। तो देखो, जब मुझे उसके आगे पीछे का ही कुछ पता नहीं है, उस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का मुझे जब यही आइडिया नहीं है कि क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं हैं,
तो मैं उसका फ्यूचर आउटकम कैसे बता सकती हूँ? तो ये ऑप्शन भी जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज द रिसर्च डज नॉट इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस नहीं प्रेजेंट करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, दिस इज करेक्ट। देन लास्ट इज द रिसर्च स्ट्रिक्टली अडहियर्स टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन से स्ट्रिक्टली अडहियर कर रहा है। तो ओनली ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132। इसमें भी लिस्ट, दो लिस्ट दे रखी है और इसको लिस्ट वन में डेफिनेशन है, लिस्ट टू के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो है एक्सप्लोरेशन ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या देखते हैं, इट इज कॉल्ड यूजेनिक्स। ठीक है, जहां पर हम जेनेटिक फैक्टर्स को एक्सप्लोर करते हैं, इट इज यूजेनिक्स। फिर उसके बाद आ गया जब हम फेशियल फीचर्स को पढ़ते हैं, फिजियोनॉमी। ठीक है, ये ऑलरेडी हम जब लम्ब्रोसो का चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, फिजियोनॉमी, फ्रेनोलॉजी, ये सब वर्ड्स हम उस तक पढ़ चुके हैं। मेन विद एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम को हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। एंड स्टडी ऑफ शेप ऑफ स्कल इज कॉल्ड phrenology. Okay, next question is question number 133. Which of the following is the variable that interferes in the cause effect relationship? यानी कि experimental research जब भी हम कर रहे हैं तो इनमें से कौन सा वेरिएबल जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है? ऑप्शंस क्या है आपके पास? बैकग्राउंड वेरिएबल, कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बैकग्राउंड वेरिएबल करके तो कुछ नहीं होता है, मतलब मुझे तो आइडिया नहीं है, अगर आपको पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। ठीक है, उसके बाद कंफाउंडिंग वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जहां पर रिसर्च नहीं चाहता है इन फैक्टर्स को इंक्लूड करना, लेकिन फिर भी वो ऑटोमेटिकली चीजें जो है आ ही जाती हैं। तो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल भी जो है, सॉरी, कंफाउंडिंग वेरिएबल जो है वो इसमें जो आएगा आपको कॉस्ट इफेक्ट रिलेशनशिप को इंटरफेयर करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर है। देन डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है हमको। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। ये आपका है क्रशमर की थ्योरी से लिया गया। सॉफ्ट एंड राउंड कौन से होंगे? आपके एंडोमॉर्फ होंगे। ठीक है, देन मस्कुलर हैवी चेस्ट कौन होगा? दैट इज मीजोमॉर्फ। ठीक है, लीन एंड फ्रेजाइल कौन होगा? एक्टोमॉर्फ। देन एक्टिव, डायनेमिक एंड एग्रेसिव कौन सा होगा? सोमैटोटॉनिक। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए थर्ड, बी फोर, सी टू एंड डी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 135। अरेंज द फॉलोइंग लेजिस्लेशन इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इनमें से ये जो सारे लॉज आपको दे रखे हैं इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस करना है। तो प्रेजेंस एक्ट आया था आपका 1894 के अंदर। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो आया था वो आया था 1958 के अंदर। देन रिपेट्रिएशन वाला जो लॉ आया था वो आया था 2003 में, ये बहुत रिसेंट है इनके कंपैरिजन में। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट ये हो जाएगा 1920 में। एंड देन ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट जो हो जाएगा 1950 के अंदर। ठीक है, अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले तो आ जाएगा प्रिजनर्स एक्ट, ये नंबर 1 पर है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, ये नंबर 2 पे है। देन नंबर 3 पे है ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, इट इज नंबर 3। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, नंबर 4 पर हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज नंबर 5। इसको आप अरेंज करेंगे तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट आएगा वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, ए, डी, ई एंड बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस ड्रग डिपेंडेंस इज डेवलप, जैसे ही आपके अंदर ड्रग डिपेंडेंस आने लगेगा, एब्सेंस ऑफ रिक्वायर्ड डोज, जब आपको वो डोसेज नहीं मिलेगा तो उसमें आपको कुछ सिम्टम्स फील होते हैं। उन सिम्टम्स को क्या कहा जाता है? विड्रॉल सिम्टम्स कहा जाता है। दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। Next question, question number 137. An offense which manifest evidence of prejudice based on race, religion, ethnicity, disability और sexual orientation। कोई भी ऐसा ऑफेंस जो इस चीजों के बेसिस पे, क्या रेस के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, एथनिसिटी के बेसिस पर, डिसेबिलिटी के बेसिस पर, अगर किसी ने किसी के साथ कोई ऑफेंस किया है तो इस तरीके के ऑफेंस को हम क्या कहते हैं? हेट क्राइम। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138। अगेन दो लिस्ट दे रखी है। प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ, प्रिंसिपल ऑफ नॉन स्टिग्मेटाइजिंग सिमेंटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेश स्टार्ट, प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन। ये सारे ही प्रिंसिपल जे एक्ट के हैं। अब एक एक करके इनको हम ऑप्शन से मिलाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी एंड
प्रिंसिपल्स ऑफ डिग्निटी एंड वर्थ जो है, इसका मतलब क्या है कि जो हर एक इंडिविजुअल जो है उसके पास इक्वल डिग्निटी और राइट से जीने का अधिकार है। तो ये जो है सही लगा हुआ है इसके सामने ही है। देन एडवर्सेरियल वर्ड्स आर नॉट टू बी यूज इन द प्रोसेस परटेनिंग टू अ चाइल्ड। किसी भी तरीके से एडवर्सेरियल वर्ड्स हमको यूज नहीं करने हैं जहां पर भी बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है किसी भी प्रोसेस में। तो ऑप्शन बी का जो हो जाएगा ये भी सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब एडवर्सेरियल वर्ड्स क्या होते हैं, जो भी बच्चे को ट्रॉमा में डाल सकते हैं वापस से, जो नॉन स्टिग्मेटाइजिंग वर्ड्स जो होते हैं उसको कहते हैं एडवर्सेरियल वर्ड्स। नेक्स्ट इज ऑल पास्ट रिकॉर्ड्स ऑफ एनी चाइल्ड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम शुड बी इरेज। बच्चे का किसी भी तरीके का कोई भी पास्ट रिकॉर्ड है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के पास तो उसको रिपील कर देंगे, हटा देंगे। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज measures for dealing with children in conflict with law without resorting to judicial proceedings shall be promised। कि जो भी बच्चे से रिलेटेड जो मतलब चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद से रिलेटेड जो भी होगा तो विदाउट रिसोर्टिंग जुडिशियल प्रॉमिस, मतलब ये जो भी बच्चे के साथ जब भी हम डील करेंगे जो भी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है उनको कोशिश करना चाहिए कि हमको जेल नहीं पहुंचाए बच्चे को, और हम कोशिश करते हैं कि जुडिशियल प्रोमिसेस ना करके, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ना करके उसे एक नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इंस्टीट्यूशन में रख दो। ठीक है, या फिर उसको मतलब चीजों जो भी उसको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से हमें दूर रखना है। तो प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्जन इसी बारे में बात करता है। ठीक है, एंड तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 139, which of the following are correct regarding appointment of social worker in the जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जब सोशल वर्कर को अपॉइंट किया जाता है तो इसमें से कौन सी चीजें जो है उसमें से करेक्ट है। ऑप्शंस क्या है, रिकॉर्ड ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसने ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया हो, सो दिस इज द रॉन्ग। बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस में कन्विक्टेड है। इन्वॉल्व इन चाइल्ड अब्यूज, ये भी गलत है। एंड प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल होनी चाहिए, दिस इज ट्रू। और उसके पास चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकेट्री, सोशियोलॉजी या लॉ से रिलेटेड कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी एंड ई जो है सिर्फ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 140, which of the following theories hold that offenders adhere to conventional values while drifting। जब भी जो ऑफेंडर्स होते हैं अपने इलीगल बिहेवियर को करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा किस थ्योरी में बताया गया है। ऑप्शन है आपके पास शेमिंग थ्योरी, लेबलिंग थ्योरी, रैशनल चॉइस थ्योरी या न्यूट्रलाइजेशन थ्योरी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, ये आपको एक पैसेज दे रखा है, ये आपको एक पैसेज दे रखा है और एक बार इस पैसेज को पढ़ते हैं और उसके बेसिस पर हम क्वेश्चंस बनाते हैं। During the 20th century, some criminologists began to integrate sociological, psychological, and economic elements into more complex developmental views of crime causation। 20th centuries के अराउंड कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक एलिमेंट्स को इंटीग्रेट करके एक बहुत कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट कर दी, एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज बना दी, और क्राइम कॉज क्यों होता है उस कॉम्प्लेक्स चीज के थ्रू वो उसको समझना चाह रहे थे। हैंस आइसेंक ने एक बुक पब्लिश करी क्राइम एंड पर्सनालिटी 1964 में, और उन्होंने बोला कि जो एंटी सोशल बिहेवियर है वो साइकोलॉजिकल कंडीशन से रिलेटेड है, और ये साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है वो हेरिडिटरी है। Now his controversial theory integrated social, biological and psychological factor, a version that upset the sociologist who controlled the field at that time। तो अब इनकी जो ये थ्योरी थी ये बहुत कंट्रोवर्शियल चली गई, जहां पर लोगों ने बोला कि जो ये सोशल, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका जो है बहुत कंट्रोवर्सी चली। उसके बाद इट इज शेल्डन जो कि 1896 से 1980 और इलियनोर ग्लुक थे जो कि 1898 से 1972 तक थे, उनको हम क्रिमिनोलॉजिकल थ्योरीज के फाउंडर्स की तरह उसको मानते हैं। दे कंडक्टेड रिसर्चेस on careers of known criminals to determine the factors that predicted persistent offending। तो उनका ये जानना मानना था कि क्या ऐसी चीज है जो पर्सन जो है वो चीजों को छोड़ नहीं पा रहा, persistent offending कर ही रहा है। तो क्वेश्चन अब देख लेते हैं, whose controversial theory
इंटीग्रेटेड सोशल बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल टर्म, किसकी कंट्रोवर्शियल थ्योरी सोशल बायोलॉजिकल फिजियोलॉजी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को क्या कर रही है, इंटीग्रेट कर रही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, हैंस आइसिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 142। अगेन वही पैसेज से हमको आंसर करना है। इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस व्यूज एलिमेंट्स इनटू अ मोर कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव हैपेंड इन। तो ये जो इंटीग्रेशन है अलग अलग एलिमेंट्स का ताकि कॉम्प्लेक्स पर्सपेक्टिव निकल कर आए, तो ये कब हुआ है, 20th सेंचुरी में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू आइसिंक साइकोलॉजिकल कंडीशन वर कॉज्ड बाय, जो किसी भी पर्सन की साइकोलॉजिकल कंडीशन कैसे होती है, एंटी सोशल बिहेवियर की वजह से, सोशियोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से, इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से, या हेरिडिटी की वजह से। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हेरिडिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशियोलॉजिस्ट कंट्रोल द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी, जो सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्रिमिनोलॉजी के फील्ड को कंट्रोल करना किया कौन से ईयर में, दैट इज अगेन 20th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 145। क्राइम एंड पर्सनैलिटी वॉज पब्लिश्ड बाय, क्राइम एंड पर्सनैलिटी किसने पब्लिश करी थी, हैंस आइसिंक ने करी थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको एक पैसेज दे रखा है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बारे में बात करी गई है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या दिखता है कि अगर किसी दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है तो वो क्या होगा, सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बीच का सिंबॉलिक इंटरेक्शन अप्रोच है, ठीक है। ज्यादातर एनकाउंटर्स जो होते हैं वो प्लान्ड नहीं होते हैं और इस वजह से क्या होता है, जो इंटरेक्शन का जो भी आउटकम है वो अनसर्टेन होता है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो है हर एक इंडिविजुअल में उसके सेल्फ इमेज को डेवलप करता है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग वर्ल्ड। सराउंडिंग वर्ल्ड जो भी इसका एनवायरमेंट है उससे एक सेल्फ इमेज डेवलप करता है। अ पर्सन सेल्फ कॉन्सेप्ट कम्स आउट ऑफ इंटरेक्शन विद अदर पीपल एंड द एनवायरमेंट। तो एक किसी पर्सन का सेल्फ कॉन्सेप्ट कब बाहर आता है, जब वो लोगों से या एनवायरमेंट से जो है इंटरेक्ट करता है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 से इंडिविजुअल डेवलप सेल्फ इमेज, इंडिविजुअल कोई अपना सेल्फ इमेज को डेवलप करता है कैसे, इंटरेक्ट करके। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, इमीडिएट इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इंटरेक्शन बिटवीन पीपल अकर द एनकाउंटर्स आर, जब लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो जो एनकाउंटर होता है वो कैसा होता है, अनप्लान्ड होता है। नॉट प्लान लिखा है इधर वर्ड बट इट इज अनप्लान्ड, है ना, इस ऑप्शन के हिसाब से। नाउ नेक्स्ट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट, किसी भी इंडिविजुअल का सेल्फ कॉन्सेप्ट तब बाहर आता है जब वो किससे इंटरेक्ट करता है, अदर पीपल से और एनवायरमेंट से। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द पैराग्राफ इट कैन बी सीन that if an individual perceives positive image from others the person will hold a dash, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल है उसको दूसरों से पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं तो उस वो पर्सन की इमेज कैसी होगी, नेगेटिव इमेज होगी, नो इमेज होगा, पॉजिटिव इमेज होगा या न्यूट्रल इमेज होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, पॉजिटिव। दूसरे से अगर उसको पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं तो उसका इमेज जो होगा वो भी पॉजिटिव बनेगा। व्हेन इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल अकर्स, जब दो या दो से ज्यादा लोगों का इंटरेक्शन होता है तो आउटकम कैसा होता है, हमेशा अनसर्टेन होता है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और अगर रहा है इंपॉर्टेंट तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक का बटन दबा दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में। और अगर कोई भी बात मुझसे करना चाहते हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक और यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक, you can just comment below and I will try to make video on that topic. So इसी नोट के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ। Then we will meet soon. Till then, bye bye and take care.